हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी एटम अगर आपके पास है तो उस एटम में जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जिस एनर्जी स्टेट्स में, वो एनर्जी स्टेट जो होते हैं वो डिस्क्रीट और फिक्स होते हैं, बिल्कुल उनकी एनर्जी फिक्स हुआ करती है। अगर कोई भी आइसोलेटेड एटम है तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो बिल्कुल फिक्स वैल्यू के होंगे, डिस्क्रीट होंगे, ये आप जानते हैं, ठीक है ना, ये बात होती है। अब कैसे बनाते हैं आप देखिए, इस तरह से बनाते हैं, आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था एक वीडियो में आप लोगों को कि अगर ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये चौथा एनर्जी लेवल है, ये पांचवा एनर्जी लेवल है, इस तरह से आपने देखा हुआ है, सब चीज़ें आप देख चुके हैं पहले ही, ओके, ये आप देख चुके हैं। तो ये है आइसोलेटेड एटम की एनर्जी स्टेट्स। सबसे इनर मोस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है? ये वाली, ये जैसे जैसे हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, आपको ध्यान होगा SPDF वाली बात, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा वो इन्हीं एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। ये है आइसोलेटेड एटम की बात। लेकिन जब बहुत सारे एटम मिलकर एक सॉलिड फॉर्म करते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं सॉलिड का, तो वो पास पास आते हैं। जब वो पास पास आते हैं तो उनके न्यूक्लियस भी पास आते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पास आते हैं। आप देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होंगी वो एक दूसरे को कवर करेंगी, जब मिलेंगे तो कवर करेंगी। तो वहाँ पर ये होगा जब क्रिस्टल फॉर्म करेंगे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर दूसरा न्यूक्लियस आप पास लेके आओगे इसके, ये तो ये न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये इससे बाहर की जो ऑर्बिट है, और ये सबसे बाहर की जो ऑर्बिट है, ये। तो आप देखेंगे ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स होती हैं वो कवर करती हैं दूसरे को, इस तरह कवर कर लिया करती हैं। और फिर जो ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इफेक्टेड होती है। किस तरह से? क्योंकि आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, या ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पहले तो इन पर खाली फोर्स लग रहा था इस पॉजिटिव न्यूक्लियस का और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब जो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा वो इसका इससे तो होगा ही, इसका इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा। यानी दो जो एटम मिलेंगे उनके इलेक्ट्रॉन पर अब जो फोर्स होगा वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस की वजह से और उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से भी वो फोर्स होगा। तो अब जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो मोशन है, उनका जो टाइप ऑफ मोशन है, जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं, वो पहले से चेंज हो जाएगा। जो आइसोलेटेड एटम होता है उसके मुकाबले क्रिस्टल में जब बहुत सारे एटम्स मिलकर एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा वो आउटर ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके मोशन पर होगा, क्योंकि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ख़ास ओवरलैपिंग नहीं हुआ करती है। तो क्या होगा कि इसमें जो भी क्रिस्टल आपके पास होगा उस क्रिस्टल में हर इलेक्ट्रॉन की, हर एटम की एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, और इस वजह से हर एटम की जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी। और उस स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से, क्योंकि कोई कॉर्नर पे है, कोई बीच में है, कोई दूसरे कॉर्नर पे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो आप देखेंगे
कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एनर्जी स्टेट्स में, उनकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल एक सी नहीं होगी। जैसे कि आप देखें कि अगर आइसोलेटेड एटम की हम लोग बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, या उसके बाद यहाँ होंगे, या यहाँ होंगे, या यहाँ होंगे, या यहाँ होंगे, उनकी एनर्जी फिक्स थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मोशन पर दूसरे एटम के न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ेगा, जो फोर्स लग रहा है उनकी वजह से उसका इफेक्ट पड़ेगा, और इस वजह से उनकी जो एनर्जी होंगी वो स्लाइटली चेंज हो जाएंगी। अगर बहुत सारे एटम्स हैं उस क्रिस्टल में तो आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो एनर्जी होगी वो होगी तो बहुत पास पास, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगी। तो क्या होगा फिर? जो उनकी एनर्जी होंगी वो इस तरह से खाली यहाँ नहीं होंगी, बल्कि वो थोड़ी सी इस तरह से फैल जाएंगी। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 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 यहाँ पर भी है। तो आप देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और बहुत पास पास होते हैं। जब बहुत पास पास होते हैं तो आप देखिए कि ये इस जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग एक एनर्जी स्टेट ना कह के हम लोग कहेंगे एक एनर्जी का बैंड है। इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। आप देखिए कि जैसे ये है तो अब आप देखेंगे कि इसका भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो खाली अब यहाँ पर नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, उनकी एनर्जी बहुत पास पास होगी। इस तरह से वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो अब इनकी कहीं तो ओवरलैपिंग होगी और कहीं ओवरलैपिंग नहीं होगी, कहीं ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस वजह से, और जो अंदर के जो एटम्स, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी में कोई स्प्लिट नहीं होता, ये ठीक है ना, इनकी एनर्जी में कोई असर नहीं पड़ता, ये आप देख रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड का। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम लोग, बताने वाले हैं कि क्या हुआ होगा, किसी पर्टिकुलर एटम के बारे में बताएंगे। देखिए समझिए, देखिए समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बता रहे हैं आपको। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन। इसकी हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है ये कितना होता है? 14। तो 2 8 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी ऑर्बिट्स में। ओके, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखिए ये हो गया 2, फिर 8 है तो 2 ये सबशेल P में और 2 ये सबशेल S में और 6 ये सबशेल P में, और फिर ये बचे 4। तो थर्ड ऑर्बिट के S सबशेल में 2 और रिमेनिंग 2 P में, ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। अब आप देख रहे हैं कि ये तो फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, और ये एम्प्टी है। अब अगर हम ये मान लेते हैं, इस तरह समझिए, इसकी एनर्जी स्टेट्स के बारे में कि ये इंटर एटॉमिक
डिस्टेंस है। और यह है एनर्जी, ये है। ओके, तो इसको 0 मानकर जो एनर्जी होगी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो किसकी, पहले 1s2, ये होगा 1s2, ये होगा 2s2, 2p6, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, फिर 3s2, 3p6, ये किसके लिए है, आइसोलेटेड एटम की हम बात कर रहे हैं। जब एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ कौन सी हुई, फॉर आइसोलेटेड एटम। ये इसके लिए एनर्जी लेवल्स हो गए, कौन कौन से, मैंने कहा 1s2, 1 के लिए, ये 2s2, ये 2p6, फिर ये 3s2 और ये 3p2। इसमें अभी 4 की जगह खाली है। आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब 4 की जगह यहाँ पर खाली है। आप ये देखिए कि कोई भी 2 एटम जब ये पास आएगा, ये एटम इसके पास आएगा, तो बस ये यहाँ तक पास आ सकता है, ठीक है, ये बस यहाँ तक ही पास आ सकता है। जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r0, ये डिस्टेंस को मान रहे हैं r0। उसके अलावा और डिस्टेंस को मान लीजिए, जैसे जैसे पास आते जाएंगे वो डिस्टेंसेस का हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कौन कौन सी डिस्टेंस होंगी। मान लीजिए ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये r0 कि बस एक एटम ये और एक एटम ये, इससे नज़दीक नहीं आ सकते, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस होगी r0। मान लीजिए कि जो आपने क्रिस्टल लिया है सिलिकॉन का, उसमें n, उसमें जो क्रिस्टल लिया था वो तब बना अगर आप लोगों ने n आइसोलेटेड एटम्स को इकट्ठा किया और मिला के क्रिस्टल बना दिया। तो जब वो दूर दूर थे, आप देखिए कि जब वो दूर दूर थे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी पता है आप लोगों को कि वो फिक्स है और डिस्क्रीट है। आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं एनर्जी का। अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्रिस्टल नहीं बना है, तो आप देखेंगे चाहे कोई सा भी एटम हो, आइसोलेटेड एटम, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो n=1 में है, चाहे 2 में है, चाहे 3 में है, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स होगी और हर एटम के लिए इक्वल होगी। जब आपके पास n एटम थे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने का स्पेस है, यहाँ पर 8 हो सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं 2 + 2 4, लेकिन स्पेस कितने का था 8। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं वो कितनी हैं, एक के लिए 8 हैं, एक एटम के लिए, तो यहाँ पर n एटम है, तो 8n एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है भाई। अब इसमें से आप देख रहे हैं 4n तो फिल्ड हैं और 4n एम्प्टी हैं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और पास आते हैं, जब और पास आते हैं तो जो इनर एनर्जी स्टेट्स हैं ये, इस पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे
उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे एटम के न्यूक्लियस की वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से, और जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो जो इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इनकी एनर्जी स्टेट फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो आउटरमोस्ट एनर्जी स्टेट है, इसकी जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो फैलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके जो मोशन होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके जो मोशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है ना, इसलिए उसके जो एनर्जी स्टेट्स होंगे, अब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी एनर्जी फिक्स नहीं रहेगी। वो एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में, उसकी जो एनर्जी होगी वो इस तरह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 का स्पेस अवेलेबल होगा, ऐसा होगा। जब इनके बीच की डिस्टेंस और कम होती है तो आप देखिए फिर इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से बढ़ जाती है। ये बढ़ जाती है। ऐसा भी होता है कि जो आदि कॉमन, ये एरिया कॉमन है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, और यहाँ के जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन है वो आप देखें कि अपनी कम एनर्जी वाली स्टेट में आना चाहते हैं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकते हैं। और उसके बाद जब और पास आते हैं, तो ये चले जाते हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा पास तो नहीं सकते R0 से, और ये चले जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रह जाते हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाया करते हैं। तो ये हुआ कि शुरू में जब बहुत डिस्टेंस पर है एक आइसोलेटेड एटम दूसरे आइसोलेटेड एटम से बहुत डिस्टेंस पर है, तो आप देखिए उनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट और फिक्स हैं। जब एक एटम यहाँ पर फिक्स रहता है और दूसरा उसके पास आता है, तो आप देखिए इंटरेक्शन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और जो दूसरे एटम हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में, और इस वजह से जो एनर्जी हैं इलेक्ट्रॉन की वो एक फ़िक्स वैल्यू नहीं रह पाती। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन बहुत पास पास होती है। जब बहुत पास पास होती है तो उसको एक फ़िक्स एनर्जी लेवल ना कह के एक बैंड कह देते हैं, तो ये बैंड हो जाता है। जब और पास आते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ओवरलैपिंग हो जाया करती है। यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एनर्जी स्टेट में भी हुआ करते हैं, और आप जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम एनर्जी वाली एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि इस तरह से जा रहे थे ये, इस तरह जा रहे थे ये, ठीक है, तो आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पर एक गैप आ जाता है जब वो R0 डिस्टेंस पर उनके सेंटर्स आया करते हैं। तो ये इस तरह से गैप फॉर्म हुआ करता है। आप देख रहे हैं जब दोनों एटम्स की डिस्टेंस क्रिस्टल लैटिस डिस्टेंस R0 के इक्वल हो जाया करती है, तो ये दोनों बैंड्स अलग हो जाया करते हैं। ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर आ गए होंगे तो ये एम्प्टी होगा। जितने भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। और जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर होंगे, इसलिए इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं और इसको वैलेंसी बैंड कहते हैं। और इनके बीच में जो भी गैप होता है व्हेन R=R0, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो गैप होता है इन दोनों बैंड्स के बीच में, इसको हम लोग फॉरवर्ड एनर्जी गैप कहते हैं। कौन सी एनर्जी, आप ये देख लीजिए कि ये मीन डिस्टेंस नहीं है उनके बीच की, बल्कि जो डिस्टेंस है जिसको हम कह रहे हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप,
वो जो वैलेंसी बैंड है इसकी अपर मोस्ट पार्ट और जो कंडक्शन बैंड है इसका लोअर मोस्ट पार्ट, ये जो एनर्जी होती है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर या यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट पॉइंट एंड कंडक्शन बैंड का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ पा रहे होंगे, लिख रहे हैं इस बात को। ये और ये तीन रीजन आपके सामने हैं। मैंने बताया ये जो रीजन है ये है वैलेंस बैंड, ये जो रीजन है ये है कंडक्शन बैंड, और जो बीच का रीजन बचा ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो रीजन बच रहा है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसकी एनर्जी को हम लोग E∗G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर हम लोग इन जनरल बात करें एनर्जी बैंड डायग्राम की तो कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से बनाते हैं आप लोग। ये अब हम लोग को इस बैंड से कोई मतलब नहीं, इन एनर्जी स्टेट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बात करें इस जगह की। देखिए ये जो बैंड है filled band, the highest energy band filled with valence electrons, this band is called valence band. यह है valence band। VB इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोएस्ट अनफिल्ड परमिटेड एनर्जी बैंड ये होता है कंडक्शन बैंड। ये होगा कंडक्शन बैंड। और आप देखिए कि वैलेंसी बैंड का अपर मोस्ट पार्ट और कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट पार्ट, कंडक्शन बैंड की अपर मोस्ट एनर्जी और वैलेंसी बैंड की लोअर मोस्ट एनर्जी, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन परमिटेड नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा या यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। इसके जो बीच का स्पेस है यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो होगा ये होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको हम लोग E∗G से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं खाली एनर्जी गैप भी कह देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की। ठीक है भाई, ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स
and semiconductors on the basis of energy band diagram. एनर्जी बैंड डायग्राम चाहे किसी का भी हो, चाहे कंडक्टर का हो, चाहे इंसुलेटर का हो, चाहे सेमीकंडक्टर का हो, उसमें तीन चीज़ें होंगी, यानी वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा। कंडक्शन बैंड को हम लोग CB ये लिख देते हैं। तो वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा और उनके बीच में एक फॉरवर्ड एनर्जी गैप होगा। तो ये बातें होती हैं, लेकिन क्या ख़ास बात होती है कंडक्टर में, समझिए। कंडक्टर्स, पहले हम बात करें कंडक्टर्स की। आप जानते हैं कंडक्टर्स के बारे में, आप जानते हैं कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। चार्ज को कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, लेकिन कहीं पर तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो लूजली बाउंड हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं तो कंडक्शन बैंड में माने जाते हैं। या अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आप प्रोवाइड करा दें तो वो फ्री हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। ये ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स। जैसे आप जानते हैं कि कॉपर है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कंडक्टर होती हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा कि दो बातें हो सकती हैं कि या तो देखिए क्या होगा कि या तो ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है वैलेंसी बैंड। जो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग होगी, ये फील्ड है और ये एम्प्टी था, लेकिन अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो गई तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन के लिए यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इसमें फॉरवर्ड एनर्जी गैप नहीं होगा। ओके, इसी तरह आप देखिए कि इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ही कम एनर्जी गैप हो, अगर फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत ही कम है तो भी हो सकता है कि आप देखिए ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंसी बैंड। जो वैलेंसी बैंड है ये कंप्लीटली फील्ड है, ये है वैलेंसी बैंड, और कंडक्शन बैंड ये है, ये एम्प्टी है। लेकिन जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है E∗G, इसकी एनर्जी बहुत ही कम है। इसकी एनर्जी 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी कम एनर्जी है कि जब भी आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएंगे, रूम टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर तो ये पोजीशन रहेगी, लेकिन जैसे लेके आएंगे इसको रूम टेम्परेचर पर तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके इस गैप को क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएंगे और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। टेम्परेचर लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बीच में नहीं जाएंगे क्योंकि तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है, यहाँ पर तो परमिटेड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का होना, अलाउड ही नहीं है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो पहुँचेगा वैलेंसी बैंड से और पहुँचेगा कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। ये फ्री हो गया है इलेक्ट्रॉन और केवल 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसको एनर्जी चाहिए थी। इतनी एनर्जी बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसको मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँचकर ये कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। तो ये इस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम जो होगा वो होगा कंडक्टर का।
उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर की। आप जानते हैं इंसुलेटर मतलब ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, उसको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। और चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स अगर ना हो, चार्ज कैरियर्स अगर नहीं है कहीं पर भी, तो चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा कोई, और चार्ज का फ्लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं हो सकता, तो वो होता है इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, एबोनाइट है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ग्लास है, ये सब होते हैं इंसुलेटर। लेकिन हम बात करें उसके एनर्जी बैंड डायग्राम की। एनर्जी बैंड डायग्राम समझिए। एनर्जी बैंड डायग्राम ये होगा, यह है वैलेंसी बैंड कंप्लीटली फिल्ड, यह है वैलेंसी बैंड कंप्लीटली फिल्ड, और यह है कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, और यह है फॉरबिडन एनर्जी गैप ई सफिक्स जी। लेकिन यहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, ई सफिक्स जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि रूम टेम्परेचर अगर आप इसको जला भी देंगे तो भी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ से फॉरबिडन एनर्जी गैप क्रॉस करते हुए ये पहुँच जाए कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो जहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंसी बैंड फिल्ड होता है, तो वो जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि कंडक्शन के लिए किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होंगे कंडक्शन बैंड में, और जब अवेलेबल नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और इस तरह से ये होगा इंसुलेटर। जैसे डायमंड, आप देखें डायमंड के लिए जो ईजी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है। इसलिए जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते हैं और कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए डायमंड होता है वो होता है इंसुलेटर। इस तरह जितने भी इंसुलेटर्स होंगे उन सब के एनर्जी बैंड डायग्राम में ऐसे ही बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। ये समझिए कि जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो वैलेंसी बैंड होता है ये फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाता, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचने की वजह से कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर क्योंकि कोई भी चार्ज के अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंडक्शन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को आप फ्लो नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या उसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तो फिर ये होता है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये बहुत ही कम होता है। जब बहुत ही कम होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, आप कह सकते हैं कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ के जो वैलेंसी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा सा गर्म करने पर उस एनर्जी गेन कर लेते हैं जो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की एनर्जी होती है, और यहाँ से यहाँ पहुँचकर कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाया करते हैं। तो वहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ये काफ़ी कम होता है, और इसलिए शुरू में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते कंडक्शन के लिए। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाया करते हैं, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का फ्लो होने लगता है, और इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। मैंने बताया कि बिल्कुल वैसी ही बात है। आप देख रहे हैं यह है कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और यह है फॉरबिडन एनर्जी गैप।
इसकी एनर्जी E∗G 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, या आप कह सकते हैं कि Eg इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड कब? कैपिटल T0 केल्विन पर। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, कंडक्शन नहीं होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा एनर्जी गेन करके, और कंडक्शन अवेलेबल हो जाएगा, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं बल्कि होल भी होते हैं। होल का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो पीछे एक स्पेस छोड़ जाएगा, पीछे अपनी एक सीट छोड़ जाएगा जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम होल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम कहते हैं होल। दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।